हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अनग एकेडमी पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम आरआरबी एनटीपीसी का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमें आपको पता है कि 15 दिसंबर से आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है और हम यहाँ पे फ्री क्रैश कोर्स आपको करवा रहे हैं। और इस कड़ी में जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि 10 तारीख से यानी 10 सितंबर से हम लोग हर दिन 2 वीडियो सुबह और शाम आपके लिए अपलोड करेंगे। और जो हमारा क्रैश कोर्स का टारगेट होगा, जो फोकस होगा, वो पूरी तरह से ये होगा कि हम उन टॉपिक्स और उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या रेलवे के पैटर्न को देखते हुए, जो पुराना पेपर रेलवे का है, जो पुराना ढंग रहा है क्वेश्चन पूछने का रेलवे का, उसके अकॉर्डिंग सबसे क्वालिटी चीजें आपको यहां पे उपलब्ध कराई जाए और समझाया जाए। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएं। ये हमारी पूरी कोशिश होगी। तो इस कड़ी में आज हम मैथ्स का पहला वीडियो, या एक तरह से कहिए कि मैथ्स का ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें हम नंबर सिस्टम का भी कुछ पार्ट कवर करेंगे। तो पहले हम लोग टॉपिक देख लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में मैथ्स के लिए कौन कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब इनको तो आप स्किप करके जा ही नहीं सकते। हम उन टॉपिक्स को मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, नंबर सिस्टम है। अच्छा, नंबर सिस्टम सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि सारा मैथ्स करने के लिए नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अगर आपको नंबर सिस्टम की जानकारी नहीं है तो मैथ्स का कोई भी आप चैप्टर करेंगे वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। तो नंबर सिस्टम तो हमें ठीक से पढ़ना ही पड़ेगा और नंबर सिस्टम से कम 2 क्वेश्चन हर बार जरूर होते हैं। और जब हम इसका अगला वीडियो लेके आएंगे दोस्तों, नंबर सिस्टम का ये एक इंट्रोडक्टरी होगा। कुछ बेसिक बातें हम लोग, बहुत जरूरी बेसिक बातें करेंगे, जिससे कि नंबर सिस्टम में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इसलिए ये वीडियो लास्ट तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और जब हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें जो नंबर सिस्टम के बारे में आज हम डिटेल में बेसिक बातें पढ़ेंगे, उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, और जो पिछले सालों में आरआरबी एनटीपीसी में या रेलवे के द्वारा नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहला नंबर सिस्टम है, फिर एलसीएम एचसीएफ है, जिसको लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कहते हैं। एलसीएम एचसीएफ ये देखने में आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या है, लेकिन कुछ ऐसे जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिए होते हैं, उनका एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज अगर आपको सही से आ गया तो इस पे बेस्ड 4-5 टॉपिक और हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, बिना परसेंटेज के नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, बिना परसेंटेज के नहीं हो गया। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, बिना परसेंटेज के नहीं होगा। तो बहुत सारे चैप्टर तो मैथ्स के इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो अगर आपको परसेंटेज सही से नहीं आता है तो टॉपिक आप कर ही नहीं पाएंगे। आगे देखते हैं मेंसुरेशन, जिसको क्षेत्रमिति कहते हैं दोस्तों। जैसे स्क्वायर हो गया, है ना, रेक्टेंगल हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, है ना, कोन हो गया, ये सब तो ये हम पढ़ेंगे, अच्छे से हम लोग करेंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। एलिमेंट्री अलजेब्रा हो गया, स्टैट्स हो गया। देखिए, स्टैट्स है, स्टैट्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमें यह पता है कि रेलवे में स्टैट्स टॉपिक से कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या पूछा जाता है। तो हम लोग स्टैट्स सिर्फ एक वीडियो करेंगे और डेफिनेटली रेलवे में उसी एक वीडियो से क्वेश्चन आएगा। और फिर एसआई और सीआई, जैसा मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया कि ये एसआई और सीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो इनको करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि परसेंटेज बहुत जरूरी है। तो ठीक है, ये तो एक ओवरव्यू था कि जो हम मैथ्स में करेंगे। इसके अलावा भी हम कुछ टॉपिक कर सकते हैं अगर हमारे पास और टाइम होगा तो, बट ये तो हम डेफिनेटली करके जाएंगे। तो ठीक है, अब टाइम ना बर्बाद करते हुए नंबर सिस्टम, जो पहला वीडियो आज का हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं नंबर से। नंबर सिस्टम का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स के भी बहुत प्रकार होते हैं, तो जरा हम उनको एक बार देख लें कि क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता है इवन और ऑड, जिसको सम संख्या और विषम संख्या कहते हैं। इवन को सम कहते हैं और ऑड को विषम संख्या कहते हैं। तो सम क्या होता है? ऐसे नंबर्स, ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जिनके इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, है ना। ऐसा कोई भी संख्या जिसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अगर संख्या है इकाई के स्थान पे, तो उस नंबर को हम इवन नंबर कहेंगे। जैसे 2080 और यहां पे लिख दिया 6, तो देखिए
इवन पहचानने के लिए सिर्फ हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस यानी इकाई का स्थान देखेंगे, और अगर इनमें से कोई है तो ये इवन है, और अगर नंबर इवन है यानी सम संख्या है तो वो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। ये क्लियर सी बात है कि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब विषम देखिए। अब इनके अलावा जो भी नंबर बचे, क्या बच गया भाई, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। अगर किसी भी नंबर के, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई अंक है तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। और विषम संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी हम 2 से जब भाग देंगे तो वो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, यानी कुछ रिमाइंडर, कुछ जो है क्या कहते हैं, रिमाइंडर को, रिमाइंडर बच जाएगा, आप ये समझिए, है ना। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो ये कोई भी नंबर होगा जो ऑड होगा, अगर आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, वो डिवाइड नहीं होगा पूरी तरह से। ठीक है, तो ये तो हो गया सम और विषम, ये आप सब जानते होंगे, लेकिन थोड़ा हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि जिनका मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट ना हो, वो थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं या चीजें भूल जाते हैं समय पे, तो हम सबको साथ लेके चलेंगे। आगे है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का एक और नाम है जो आपको याद रखने में हेल्प करेगा, इसको कहते हैं काउंटिंग नंबर्स, है ना, इसको कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का एक और नाम है काउंटिंग नंबर। और अब देखिए, इस नाम से याद रखना क्यों आसान होगा, काउंटिंग नंबर इसका नाम है। अब हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से तो करते नहीं है। काउंटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, 1 के बाद 2 के बाद 3, फिर 4, ऐसा तो नहीं है ना। 1 के बाद हम 1.5 काउंट करते हैं या 1.75 काउंट करते हैं, नहीं। 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4। और क्या इसकी कोई लिमिट है, नहीं, कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट, अनंत तक आप काउंटिंग करते चले जाइए। तो इसलिए काउंटिंग नंबर्स क्या हो गए, यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, और कहां तक, इनफाइनाइट तक। आप 1 लाख, 1 करोड़, 10 लाख करोड़, कहीं तक चले जाइए, है ना। तो ये हो गई काउंटिंग नंबर्स। अब है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं का अंग्रेजी जो होता है वो होता है होल नंबर, इसको इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। अच्छा देखिए, इसका नाम है, नाम से आपको सब याद रखना है ना, इस पे अगर आप ध्यान देंगे इसका नाम क्या है तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। होल नंबर, होल मतलब पूर्ण हो गया ना, पूर्ण मतलब कंप्लीट। अच्छा ये देखिए, ये कंप्लीट नहीं है। अगर डेसिमल सिस्टम को हम देखें तो डेसिमल सिस्टम में जो 10 डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 तक, उसमें इसमें 9 ही है, 1 से 9 तक है, 0 छूट रहा है। तो अगर हम सारे काउंटिंग नंबर्स के साथ एक और नंबर उस ग्रुप में रख ले 0, तो ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याओं का ग्रुप। तो ये कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 0 और सारे काउंटिंग नंबर, है ना। देखिए याद रखने का तरीका, सारे काउंटिंग नंबर्स के साथ अगर हम 0 को भी रख लें, देखो काउंटिंग नंबर तो 0 से नहीं स्टार्ट होता है, सारे काउंटिंग नंबर्स के साथ अगर हम 0 को भी शामिल कर लें तो कौन सा सेट बन जाता है, जो समुच्चय या सेट बनता है वो पूर्ण संख्याओं का सेट बनता है, और ये भी वैसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब बच्चों देखिए, पूर्णांक, पूर्णांक को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स। अब देखिए इंग्लिश में भले आपको कंफ्यूजन हो इंटीजर्स, लेकिन हिंदी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, नाम है पूर्णांक, यानी एक ऐसा अंक जो पूर्ण है, जो कंप्लीट है ना। पूर्ण का मतलब टूटा फूटा नहीं है, टूटा फूटा मतलब डेसिमल में नहीं है, दशमलव नहीं लगा होगा उसमें, है ना। तो देखो अभी कहोगे कि सर अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है दोनों, इसमें भी तो दशमलव नहीं लगा है, तो क्या ये भी पूर्णांक है, हाँ ये भी पूर्णांक है, ये भी मैं बता रहा हूं पूर्णांक में क्या क्या आता है। देखिए पूर्णांक में 3 चीजें आती हैं। पहला तो आ गया काउंटिंग नंबर, पहला लिख लो यहां पे काउंटिंग नंबर, सारे काउंटिंग नंबर पूर्णांक हैं, ध्यान देना, सारे काउंटिंग नंबर पूर्णांक हैं। अच्छा इसके थोड़ा इधर आए, 0 भी पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक है, पूर्ण है, जो भी है ना। 0 है, पता तो है 0 एकदम पूर्ण है, कंप्लीट है, तो ये भी पूर्णांक में आ जाता है। और तीसरी जो चीज आती है, 3 चीजें होती हैं इसके सेट में, याद रखिएगा। 3 मैं क्यों रिलेट कर रहा हूं, क्योंकि काउंटिंग नंबर आप समझ चुके हैं, तो पूरा काउंटिंग नंबर का जो सेट होता है वो क्या होता है, पूर्णांक ही होता है। 0 भी पूर्णांक होता है, और काउंटिंग नंबर के जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, है ना, नेगेटिव ऑफ यानी ऋणात्मक, यानी प्राकृतिक संख्याओं के जो ऋणात्मक संख्या है
ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के जो ऋणात्मक हैं, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। तो देखिए इस सेट में तीन चीजें आती हैं। पहला नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, मतलब देखो ये काउंटिंग नंबर है, इसका नेगेटिव करना शुरू करो। 1 है तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 टू माइनस इनफाइनाइट। जैसे आप इधर पॉजिटिव आगे की तरफ जा रहे हैं, वैसे ही इधर माइनस लगाते लगाते पीछे की तरफ चले जाइए, है ना। तो पूरा नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर्स, 0 एंड नेचुरल और काउंटिंग नंबर्स, ये जब पूरा सेट मिलके बनता है ना, तो इसको कहते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स। मतलब अगर फ्रैक्शन ना हो, अगर फ्रैक्शन ना हो और अगर डेसिमल ना हो, है ना, अगर फ्रैक्शन यानी अगर कोई दशमलव संख्या ना हो और यदि कोई भिन्न संख्या ना हो, तो जो भी नंबर है, -5 ले लो, -10 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो, सब के सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो जैसे मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, देखिए अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि सारे प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। मान लो स्टेटमेंट कंक्लूजन भी तो दे सकता है ना। सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। हाँ होती हैं, आपको भी पता है, अभी मैंने बताया सारी जो प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्णांक हैं, पूर्णांक का ही हिस्सा है। अच्छा, सारे पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं। हाँ बिल्कुल, पूर्ण संख्याओं में क्या है, 0 और काउंटिंग नंबर। तो यहां भी तो 0 और काउंटिंग नंबर सेट में लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर अगला मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, तो गलत हो गया। सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में तो नेगेटिव भी आ गया ना, पूर्णांक संख्याओं में नेगेटिव भी आ गया, तो सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण नहीं हो सकती। इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी पूछा जा सकता है, जो हम बाद में आपको बताएंगे रीजनिंग की क्लास में। यह क्वेश्चन वेन डायग्राम के थ्रू भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसको वेन आरेख कहते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि पूर्णांक आपके समझ में आ गया। अब वास्तविक संख्याएं, है ना, वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं का नंबर होता है रियल नंबर। तो आप इतना बस समझ लीजिए, है ना, कि जो भी नंबर आप जानते हैं, चाहे वो भिन्न में हो, चाहे वो दशमलव में हो, चाहे वो काउंटिंग नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, है ना, सारे के सारे क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। अवास्तविक संख्याएं जो होती हैं, उससे अभी हमको रेलवे की परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। आप जितनी संख्याएं जानते हैं सबके सब क्या है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। तो इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये अभाज्य संख्या, नाम से ही पता चल रहा है अभाज्य, मतलब जो विभाजित ना हो सके, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, अ नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। ऐसा नंबर जिसको हम डिवाइड ही ना कर सकें, तो है कोई ऐसा नंबर? हाँ है ना। अच्छा मैं बोलूं 2, तो आप कहोगे सर ये डिवाइड तो हो जाएगा 1 से और 2 से। हाँ बिल्कुल, 1 से अगर करेंगे तो 2 आ गया, और 2 को 2 से करेंगे तो 1 आ गया। तो देखिए, विभाज्य जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य, इनका डेफिनेशन जो है वो ये कहता है कि कोई भी संख्या जो खुद से और 1 से सिर्फ डिवाइड हो और किसी तीसरे नंबर से ना हो, कोई भी संख्या जो खुद से सिर्फ खुद से डिवाइड हो और या तो 1 से डिवाइड हो। आपको पता है कि दुनिया की सारी संख्या 1 से तो डिवाइड हो ही जाती है ना। इसको कहते हैं प्राइम नंबर। इसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर। और आपको पता है कि दुनिया की सारी संख्याएं 1 से डिवाइड हो जाती हैं। और आपको यह भी पता है कि दुनिया की किसी भी संख्या को अगर आप उसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, है ना। दुनिया की किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो इसीलिए जो अभाज्य संख्या है उसके डेफिनेशन में यह कहा गया है कि कोई भी ऐसी संख्या जो खुद के और एक के अलावा किसी तीसरे से डिवाइड ना हो, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब कहोगे बीच में मैंने 4 छोड़ा, तो देखो 4 क्यों छोड़ा? 4 1 से हो रहा है, ठीक है भाई, 4 4 से भी हो रहा है, ठीक है 1, लेकिन 4 2 से भी हो रहा है, जिसका आंसर है 2। तो ये एक ऐसे तीसरे नंबर से डिवाइड हो गया जो 1 और इसके खुद के अलावा एक तीसरी नंबर है 2 ना ही 1 है और ना ही 4 है। तो 4 एक ऐसे नंबर से भी डिवाइड हो गया जो तीसरी नंबर है 1 के अलावा और 4 के अलावा। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं?
ये अभाज्य नहीं होती हैं, है ना, ये अभाज्य नहीं होती। अभाज्य सिर्फ ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद से और एक से ही विभाजित हो सके। तो इसका एग्जाम्पल 2, 3, 5। अब देखिए 1 की अगर जहां तक बात है तो 1 ना तो अभाज्य नहीं है, और देखिए एक तो प्राइम हो गया। अभी मैं जरा प्राइम समझा लूं फिर बताता हूं, ठीक है। 2, 3, 5, 5 के बाद कौन सा प्राइम आएगा? 7, और 7 के बाद क्या 9 आएगा? नहीं, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 9 प्राइम नहीं है। 10 की बात करें, 10 तो 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, है ना, तो ये तो रहा नहीं। 11, हाँ 11 को आप सोचिए किसी नंबर से डिवाइड कर पाएंगे? नहीं, 1 से हो जाएगा और 11 से हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 11 को डिवाइड कर सके, तो ये भी एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। अब 11 के बाद क्या आता है? 13 आता है। 13 के बाद क्या आता है? 17 आता है। 17 के बाद आता है 19, 19 के बाद आता है 23, है ना, क्योंकि देखिए 17 के बाद 18 तो हो नहीं सकता, 18 तो बहुत 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, है ना, 9 से होगा। 19 नहीं हो सकता, 20 तो होगा ही, पता है आपको। 21 देखो 3 से भी होता है, 7 से भी होता है। 23, तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अच्छा अब देखो अब जो प्राइम नहीं है वो क्या है? जो प्राइम नहीं है उनको हम क्या कहें भाई? जो खुद से और एक से सिर्फ विभाजित हो रही है उनको तो हमने प्राइम कह दिया यानी अभाज्य कह दिया, है ना। तो ऐसे नंबर्स जो प्राइम नहीं है उनको क्या कहा जाए? तो फ्रेंड्स उसको कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर, है ना, उसको कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। और कॉम्पोजिट नंबर जैसे क्या, मैंने क्या बोला? कॉम्पोजिट वो सब है जो प्राइम नहीं है। जैसे स्टार्ट कहां से हुआ था प्राइम नंबर? देखो मैंने 2 से स्टार्ट किया था, तो आप कहोगे सर 2 से स्टार्ट हुआ, 1 का क्या? तो मैं एकदम क्लियर कर दूं, और ये बात आप भी समझिए, पेपर में आप कहीं कुछ ऐसा पूछ देगा कि आप कंफ्यूज जाएंगे। 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। 1 जो है ना, 1 ये ना ही प्राइम है यानी ना ही तो अभाज्य संख्या है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। तो अगर हमें प्राइम और कंपोजिट की बात करनी है तो 1 की तो करें ही ना। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 प्राइम, 3 प्राइम, तो 4 कंपोजिट। मैंने बोला 4 प्राइम नहीं है तो 4 कंपोजिट हो गया। 5 मैंने बोला प्राइम है, ठीक है। 6 मैंने बोला प्राइम नहीं है क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो 6 कंपोजिट है। फिर मैंने बोला 7 तो प्राइम है। अच्छा 8 प्राइम नहीं है, 8 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 8 कंपोजिट होगा। फिर जब प्राइम नहीं है तो कंपोजिट ही होगा। अच्छा 8 के बाद हुआ 9, 9 भी कंपोजिट है, अभी मैंने बताया कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। 10 मैंने बोला कि प्राइम नहीं है, तो प्राइम नहीं है तो कंपोजिट है। 11 मैंने बोला प्राइम है। 12 मैंने बोला कि प्राइम नहीं है तो 12 कंपोजिट है। 13 मैंने बोला प्राइम है। 14 नहीं बोला था तो 14 कंपोजिट है। 15 कंपोजिट है, 3 और 5 दोनों से होगा। 16 कंपोजिट है ना। तो आप समझ गए होंगे कि जो संख्या प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, लेकिन एक्सेप्शन 1 है। 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट। मैं आपसे ये आपको एक सजेशन दूंगा कि भले ही बहुत नोट्स इस तरह बनाए कि मतलब डिटेल में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एक रफ लेके ही बैठिए, लेकिन जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं ना आप लिख के पढ़ने की आदत डालिए, लिखते जाइए कहीं ना कहीं उसको रफ में ही। मतलब रफ मतलब ये नहीं कि आज लिखा तो कल पता नहीं वो कहां है ना। मतलब बहुत ज्यादा फेयर हैंड राइटिंग में लिखने की जरूरत नहीं, पर लिखते जरूर जाइए। अगर आप इन चीजों से बिल्कुल ठीक ढंग से परिचित नहीं है तो आप इसको लिखते जाइए, ये मेरा सजेशन है आपके लिए, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से प्राइम और कंपोजिट की बात हो चुकी है। अब आगे देखते हैं ना, एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या को दोस्तों हम कहते हैं को प्राइम नंबर, है ना। जरा ध्यान से देखिएगा, इसको कहते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, इसको को प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए सह अभाज्य, जरा ध्यान से देखिएगा, को प्राइम, तो मैं आपको जरा पहले समझा दूं को प्राइम क्या होता है। को प्राइम ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दो ऐसी संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है,
अच्छा देखो, उभयनिष्ठ गुणनखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर, है ना, इसको कहते हैं कॉमन फैक्टर। मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 तो सबका कॉमन फैक्टर है यार। जब 1 सबको डिवाइड करता है, दुनिया के हर नंबर को तो 1 डिवाइड करता है, तो कॉमन फैक्टर 1 तो होगा ही होगा सबका। अच्छा, अब जरा इसका मैं कुछ उदाहरण आपको दूं, समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा 2 और 3, तो आप बताओ कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो 2 को भी डिवाइड कर दे और 3 को भी डिवाइड कर दे 1 के अलावा? क्या 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या है जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड कर दे? नहीं है, नहीं है ना, तो ये को प्राइम हो गया। अच्छा, अगला एक देता हूं आपको उदाहरण, 4 और 9, 4 और 9। अच्छा क्या दुनिया में 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या है जो 4 और 9 दोनों को डिवाइड कर दे? कोई नहीं है, कोई नहीं है जो 4 और 9 दोनों को डिवाइड कर दे 1 के अलावा। तो ये भी को प्राइम हो गया, ये भी सहअभाज्य संख्या है। अब आपको यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर 4 तो अभी आपने कहा कि कंपोजिट है, प्राइम है ही नहीं, और 9 भी प्राइम नहीं है। जब ये अभाज्य हैं, जब ये संख्या अभाज्य नहीं है, तो ये सहअभाज्य कैसे हो सकते हैं? तो मैं आपको बताऊं कि हां, ऐसे भी संख्या जो कि अभाज्य नहीं है वो सहअभाज्य हो सकते हैं। सहअभाज्य की सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि ऐसे दो नंबर जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है, वो सारे के सारे उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। दोनों नंबर प्राइम नहीं होंगे तो भी को प्राइम होंगे, दोनों नंबर को प्राइम ना हो के भी प्राइम ना हो के भी को प्राइम हो सकते हैं। ये बात समझना, प्राइम होके भी को प्राइम हो सकते हैं और कंपोजिट होके भी को प्राइम हो सकते हैं, और एक प्राइम और एक कंपोजिट होके भी को प्राइम हो सकते हैं। तो मतलब को प्राइम का कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। आपको सिर्फ पहचानना कैसे है कि 1 के अलावा कोई भी फैक्टर है या नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे पहचानना है। ठीक है ना? उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, उस डाउट पे जरूर मतलब आपका डाउट क्लियर किया जाएगा अगले वीडियो में। अब देखिए, जुड़वा अभाज्य संख्या है ना, जुड़वा को इंग्लिश में कहते हैं ट्विन, तो इसका हो गया ट्विन प्राइम नंबर्स, है ना, ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स, अब ये क्या है? को प्राइम तो चलो समझ में आया, ट्विन प्राइम क्या है? तो मैं आपको बताऊं, ट्विन प्राइम में दोनों प्राइम ही चाहिए। ट्विन मतलब दो, जुड़वा है ना, दो, इसका मतलब यहां भी नंबर 2 ही होंगे, और ट्विन है और प्राइम है। अच्छा, हालांकि इसको इससे रिलेट मत करिएगा कि कहोगे सर को और प्राइम है तो को प्राइम दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ट्विन और प्राइम है तो यहां पे ट्विन मतलब 2 और प्राइम, ये दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। दोनों में जरा ठीक से एक बार ध्यान देकर समझ लीजिएगा, ट्विन प्राइम। अब बात है कि कैसे दोनों प्राइम है, लेकिन क्या ऐसी क्या क्वालिटी होगी कि उनको हम ट्विन प्राइम की कैटेगरी में रख रहे हैं? तो ऐसे जिनमें 2 का गैप हो, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनमें सिर्फ 2 का गैप हो, है ना बच्चों। जैसे 3, 5, तो 3 और 5 में कितने का गैप है? 2 का गैप है, 3 + 2 5, तो ये दोनों क्या हो गए? ट्विन प्राइम हो गए। ऐसे ही 5 और 7 ये भी ट्विन प्राइम हो गए। अब 7 और 9 ट्विन प्राइम नहीं है, क्योंकि 9 क्या है? प्राइम नहीं है। 9 और 11 ये भी ट्विन प्राइम नहीं है, क्योंकि 9 प्राइम नहीं है। अच्छा, 11 और 13 देखो, 11 भी प्राइम, 13 भी प्राइम, और 2 का गैप, यहां भी 2 का गैप, यहां भी 2 का गैप, यहां भी 2 का गैप। तो ऐसे प्राइम नंबर जिनमें 2 का गैप है, ऐसे प्राइम नंबर जिनमें सिर्फ 2 का गैप है, उनको ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपके समझ में आ गई। अब जो नंबर की मैं बात करने जा रहा हूं, देखिए सबसे नीचे लिखा है परफेक्ट नंबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं अभी भी आप लोगों से कह रहा हूं, बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे कि परफेक्ट नंबर क्या होता है ना। बहुत कम लोग आप लोगों में से भी होंगे जो ये जानते होंगे कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। और सिंपल ये किया जाएगा पेपर में कि 4 नंबर दिया रहेगा ऑप्शन में, और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से परफेक्ट संख्या को बताइए कौन सा है, निम्न में से कौन सी संख्या परफेक्ट संख्या है, परफेक्ट नंबर है। बस यही क्वेश्चन होगा। अब आपको पता ही नहीं है कि परफेक्ट नंबर होता क्या है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। मैं बता रहा हूं, यहां 80% से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको परफेक्ट नंबर पता ही नहीं होगा क्या होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए, पूछा जाता है ना। तो देख लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको परफेक्ट नंबर क्या होता है।
देखिए, इसलिए मैंने 4 परफेक्ट नंबर लिखे भी हैं। ये स्टार्टिंग के 4 परफेक्ट नंबर है। शुरुआत के नंबर सिस्टम में जहां से शुरुआत होती है जीरो से लेके इनफाइनाइट तक अगर देखें तो शुरुआत के जो 4 परफेक्ट नंबर हैं वो ये हैं। तो आप इनको नोट करके सीधे याद रखिए। अब मैं समझाऊंगा कि क्या होता है परफेक्ट नंबर, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि इन चारों को एज अ परफेक्ट नंबर आप अपने ब्रेन में फिट कर लीजिए कि हाँ 6 परफेक्ट नंबर है, 28 परफेक्ट नंबर है, 496 परफेक्ट नंबर है, 8128 परफेक्ट नंबर है। इसको याद कर लीजिए। अब मैं बता रहा हूं कि कैसे होता है परफेक्ट नंबर। जैसे 6 की बात है तो 6 क्यों है मैं आपको बताने जा रहा हूं। 6 के गुणनखंड करिए जो भी होते हैं, और 6 के अलावा, है ना, देखो 6 का एक गुणनखंड 6 भी तो है, क्योंकि 6 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा। तो उस नंबर के अलावा इसके बाकी गुणनखंड 1 से करना शुरू करिए। तो देखो भाई 6 का गुणनखंड 1 तो सबका ही होता है ना, तो 6 का भी होगा। इसके बाद 2, हाँ 2 भी इसका एक गुणनखंड है, क्योंकि 2 से 6 विभाजित हो जाएगा पूरी तरह से। आगे है 3 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, और 6 से होगा तो 6 लेना नहीं है। मैंने क्या बोला, उस नंबर को हमें इंक्लूड नहीं करना है, उस नंबर को शामिल नहीं करना है। तो क्या क्या बचा भाई, 3 ही तो बचे। इसके जो फैक्टर हैं, गुणनखंड जो है वो 3 ही बचे। अब इन तीनों को जरा ऐड करके देखो क्या आ रहा है, 1 + 2 + 3 आ गया 6। तो जो भी नंबर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे वही परफेक्ट नंबर कहलाएंगे, है ना। जो भी नंबर इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे उन्हीं को हम परफेक्ट नंबर कहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा चलो 28 का भी समझा देता हूं, है ना। 28 1 तो भाई सबका है, मैंने बोला ही है। 2 तो कर ही देगा ना, इवन नंबर है। देखो 8 है इसके यूनिट प्लेस पे, इकाई के स्थान पे। 2 से हो जाएगा, 3 से तो होगा ही नहीं, 4 से भी हो जाएगा, 5 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 7 से हो जाएगा, 7 हो गया है, और 14 होगा, और इसके बाद कोई नहीं होगा। इसके बाद तो 28 आएगा। और आपको पता है कि मैंने क्या बोला था, वो नंबर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो ऐड कर लो, ये कितना हो गया, 3 4 7, और 7 + 7 हो गया 14, और 14 + 14 28। देखो ये भी उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है कि उस नंबर के अलावा उसके बाकी सारे फैक्टर्स को अगर हम ऐड कर दें तो वही नंबर मिलेगा। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर्स कहते हैं। तो आप प्रोसेस तो समझ गए ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। और ये चारों नंबर आप लर्न कर लीजिए बिल्कुल एज ए परफेक्ट नंबर। और इसमें भी 496 जो है ना, इसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं बाकी से। ये और ये दोनों देख लीजिएगा। बाकी 628 तो इतना आसान है कि आपको अभी याद हो गया होगा और अब भूलेगा भी नहीं, है ना। तो चलो अब हम कुछ आगे कुछ और देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर की पहचान करना, है ना। बहुत बार सॉल्व करने में, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, कुछ डिवाइड करना होता है, तो हमें समझ में नहीं आता है नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है नंबर प्राइम है और हम डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम फैक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये नंबर प्राइम है ना। कई बार ये प्रॉब्लम आती है, और जो पेपर बनाने वाले लोग तो खासकर ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे नंबर्स को चूज करते हैं जानबूझ के। तो कई बार जब बड़ा नंबर होता है, जैसे अभी 11, तो आप बता दोगे कि 11 एक प्राइम नंबर है ना। अगर कोई बोले 9 तो आप कहोगे ना ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर कोई बोले 13 आप बोलोगे प्राइम नंबर है। लेकिन जब बड़े नंबर आएंगे, है ना, 3 डिजिट में, 4 डिजिट में, तब आप क्या करेंगे। जैसे चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर कोई पूछे कि 179 प्राइम है या नहीं है, प्राइम है या कंपोजिट है, मतलब ये है कि ये 1 के अलावा और 179 के अलावा क्या किसी और नंबर से डिवाइड होगा, है ना। प्राइम का मतलब यही तो हुआ कि खुद के अलावा और 1 के अलावा किस नंबर से डिवाइड होगा। अगर नहीं होगा तो प्राइम है, और हो जाएगा तो प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। तो अब पहचान करनी है हमें, तो कैसे करें। अब यार 1 से शुरू करेंगे डिवाइड करना, है ना। पहले 1 से, ठीक है, 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, 4 से नहीं हुआ, 5 से नहीं हुआ, 6 से नहीं हुआ, कब तक करोगे। 17, 18, 19, 20, कब तक। तो इसका एक ट्रिक ये है कि इसके अकॉर्डिंग हमें एक ऐसा नंबर चूज करना है। ध्यान से देखिए, पहला स्टेप है हमें एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिस नंबर का स्क्वायर अगर हम करें तो इससे जस्ट बड़ा हो, जस्ट इससे बड़ा हो। चलो जिसको ज्यादा अंदाजा नहीं है 10 से स्टार्ट करो। तो 10 हमने नंबर चूज किया, अब 10 का स्क्वायर किया, ये 100 आया। 100 तो इससे छोटा है तो 10 नहीं है। अब 11 लेते हैं, 11 का स्क्वायर किया, 121 आया, ये भी इससे छोटा है तो 11 भी नहीं लेंगे हम।
12 का स्क्वायर किया, ये आया 144, ये भी तो इससे छोटा है तो ये भी नहीं लेंगे। 13 का स्क्वायर किया, ये आया 169, ये भी छोटा है, ये भी नहीं लेंगे। 14 का स्क्वायर किया, 14 का स्क्वायर आया 196, ये इससे बड़ा हो गया। तो हमने जो नंबर चूज करना है वो क्या है? 14। हमने 14 चूज कर लिया। अब देखो मैं कितना आसान बना रहा हूं आप लोगों के लिए। 14 आपने चूज कर लिया। अब क्या करना है कि 14 से छोटे जितने प्राइम नंबर हैं उनको लिख लो। तो चलो पहला 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11 और फिर 13। इतने ही तो नंबर हैं जो 14 से छोटे हैं। 14 से छोटे जो प्राइम नंबर हैं बच्चों, वो सिर्फ यही है। तो आपको अब सिर्फ इन्हीं नंबर से डिवाइड करना है ना। ये नहीं कि बहुत दूर तक आपको डिवाइड करते हुए जाना है। अब ये क्लियर हो गया कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है, ये हमें सिर्फ कहां तक पता चल जाएगा? बस इन्हीं नंबर से हम डिवाइड करेंगे, पता चल जाएगा। देखिए इनिशियली आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा टफ है, पर नहीं है ना। जब मैंने भी पढ़ा था तो मुझे लगा यार ये लंबा प्रोसेस है, बट जब मैं इसका यूज करने लगा तो लगा कि हाँ ये काफी यूजफुल है। तो आप भरोसा रखिए मेरी बात पे और देखिए 2 से होगा नहीं, दिख रहा है। 3 से नहीं होगा। मैं आपको अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट इसके बाद बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देख के बता रहा हूं कि ये 3 से नहीं होगा, आप भी तुरंत देख के बता दोगे। 4 से नहीं होगा, 4 तो खैर लेना ही नहीं है, प्राइम इसमें है ही नहीं लिस्ट में। 5 से नहीं होगा, है ना। 7 से देख लो, 7 से करोगे तो क्या होगा? 2, 14 और 3 नहीं होगा, ये भी है ना। 7 से भी नहीं होगा। 11 से देख लो, 11 बन जाए 11 और 6 नहीं होगा। 13 से देख लो, 13 एकम 13 और यहां पे बचा 6 नहीं होगा। 13 से भी नहीं होगा, 13 × 5 = 65 हो रहा है, ये 69 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये ना 2 से हुआ, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से। तो अब हमको आगे और नहीं चेक करना। ये नहीं कि अब हम 15 से करें और 17 से करें और 19 से करें ना, इतना किया सफिशियंट है, क्लियर है। 179 जब किसी से नहीं हुआ इतने में, तो ये प्राइम है। ये बात एकदम कॉन्फिडेंस से कह दो कि ये एक प्राइम नंबर है ना। ये एक प्राइम नंबर है। इतने ही नंबर से डिवाइड करके पता चल गया, हमें और आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब एक दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं। 301। हमें 301 को चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, एक ऐसा नंबर आप चूज करिए, है ना, जिसका स्क्वायर इस नंबर से जस्ट बड़ा हो। तो देखिए 13 का स्क्वायर तक मैंने आपको बताया था ना, ये होता है 169। अब अगर 14 का स्क्वायर करके देखें तो ये होता है 196। देखिए ये भी छोटा है। 15 का स्क्वायर करके देखें तो होता है 225, ये भी छोटा है इससे। 16 का स्क्वायर करके देखें तो होता है 256, ये भी छोटा है इससे। 17 का स्क्वायर करके देखें तो होता है 289, और ये भी छोटा है इससे। 18 का अगर स्क्वायर करके देखें तो ये होता है 324, और 324 जो है वो इससे बड़ा हो गया। तो जो नंबर हमने चूज किया बाउंड्री वो क्या है? 18। इसका मतलब 18 से छोटे सारे प्राइम नंबर चूज कर लेते हैं। तो हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, है ना, और 17 हो गया। इतने ही तो हुए प्राइम नंबर। अब देखो 2 से होगा नहीं, 2 से ये नहीं होगा, ऑड नंबर है। 3 से भी नहीं होगा, बताऊंगा डिविजिबिलिटी टेस्ट। 5 से भी नहीं होगा। 7 से करके देखते हैं, 7 चौका 28, है ना, और यहाँ पे 2, 7 3 21, 43। देखिए डिवाइड हो गया 7 से। 7 से परफेक्टली डिविजिबल है, विच मीन्स 301 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात छोटी सी बात थी, बट ये बहुत काम की बात है। ये आपके समझ में आ गई होगी। नहीं है तो एक बार और वीडियो देखिए। अब आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के साथ। अगला टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं विभाज्यता की जांच, है ना। विभाज्यता की जांच का मतलब क्या हो गया कि कोई संख्या किसी पर्टिकुलर नंबर से विभाजित हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो चलिए पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। हालांकि 2 तो आप सब जानते हैं, लेकिन 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर जो एंड होता है, जो नंबर के अंतिम अंक, किसी भी नंबर का जो अंतिम अंक है, अगर वो 0 है, 1 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इनमें से अगर कोई भी है, या तो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि नंबर इवन है यानी सम संख्या है, तो वो 2 से विभाजित होगी। और अगर नहीं है,
है ना, यानी अंतिम संख्या अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है तो डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? तो 2 का तो इतना ही था। अब 3 का देखते हैं, 3 का इंपॉर्टेंट है, 3 का जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। 3 का देखते हैं, है ना, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे मैं एक उदाहरण लेके आपको बताता हूं, ठीक है ना, ये नंबर हमें चेक करना है कि 3 से डिवाइड परफेक्टली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखिए कितना आसान है, सारे डिजिट का सम कर दीजिए, फटाफट क्या करिए, सारे डिजिट का सम कर दीजिए, करिए। 1 + 2 + 3 + 5 + 7 कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 6 और 5 11 और 11 और 7 18। अब देखिए नंबर हमको क्या मिला सम करने के बाद 18। अब आप बताइए 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है? है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब इनका सम जो है वो सम आया, सारे डिजिट्स का सम किया और जो सम मिला वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर आपको अभी भी बड़ा लग रहा है तो 1 + 8 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 9। अब तो बता दोगे 3 से डिविजिबल है या नहीं है ना? तो ये प्रोसेस आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको ऐड करने के बाद भी लगता है कि नंबर बड़ा है तो फिर से ऐड कर दो, और तब तक ऐड करो जब तक एक डिजिट ना बचे। और देखो 9 आ गया, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। एक और उदाहरण लेके देखते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए ये 2589, इसको देखते हैं होगा या नहीं होगा। या हो सकता है कि आप सोचो कि ये चलिए अब देखते हैं, क्योंकि आप शायद कंफ्यूज हो सकते थे यूनिट प्लेस पे 9 होता तो, हालांकि यूनिट प्लेस पे 9 से कोई मतलब नहीं है ना। देखिए 19 नहीं डिवाइड होता है, 29 नहीं डिवाइड होता है, तो उससे मतलब नहीं था, फिर भी मैंने चेंज कर दिया। अब देखिए इसको देखना है 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो अब क्या करेंगे, सारे डिजिट्स का सम करेंगे। तो 2 + 5 7 है ना, और 7 + 8 15 और 15 + 9 24, 24 + 2 26 और 26 + 1 27। क्या आया फाइनली? 27 आया। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो 2 + 7 फिर ऐड कर दीजिए, फिर आ गया 9, और 9 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर जो है 2,58,921, 2,58,921, ये जो इतना बड़ा नंबर है 5 डिजिट का, ये देखिए मैंने कैसे हम लोगों ने तुरंत कर दिया और पता चल गया कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा पूर्ण रूप से परफेक्टली। चलिए अब आगे 4 का बताते हैं। देखिए 4 वाला इस मामले में और आसान अगर कहा जाए तो 4 वाला काफी आसान है। कैसे आसान है देख लीजिए। 4 से किसी नंबर को अगर हमें चेक करना है तो हमें लास्ट 2 डिजिट को सिर्फ देखना है। अब देखिए कैसे, ये हमें चेक करना है 4 से डिविजिबल है या नहीं है ना। तो देखिए आपको क्या करना है, मैं क्या कह रहा हूं, अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट। हमें क्या लिखना है, अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या। तो अंतिम 2 अंक कौन कौन है, पहला है 4, दूसरा है 4। तो इन दोनों से जो बनी संख्या बनी, वो संख्या क्या बनी, 44। भाई अंतिम 2 डिजिट ये है ना। सेकेंड लास्ट इज 4 एंड लास्ट इज 4, ये 2 लास्ट डिजिट है। तो इनसे जो संख्या बनी वो 44 बनी। अब इस संख्या को हम देखेंगे कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए हो जाएगा, है ना, 11 टाइम्स में। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, है ना आसान। एक दूसरे उदाहरण से और क्लियर करते हैं इसको। ये देखिए, जैसे ये हमको देखना है, पता करना है कि 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला था, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट, मतलब अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या। तो ये हो गया 92। अब 92 को बस आप चेक करो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, है ना। 4 दूनी 8, 1 4 3 12 23, डिवाइड हो गया पूरी तरह से। इसका मतलब ये पूरा जो ये नंबर है ना 25,792, इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्टली डिविजिबल है ना, पूरी तरह से इसको विभाजित कर देगा। तो आपको आसान लगा ना 4 वाला। अब 5 का हम सबको पता है, 5 का तो बहुत आसान है और सबको याद भी रहता है कि कोई भी ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक, जो इकाई का अंक है वो या तो 0 हो या 5 हो।
5 से अगर देखें तो इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि इकाई का अंक या तो 0 हो, 0 या 5। अगर इकाई कितना भी बड़ा नंबर हो, 12 डिजिट का हो, 15 डिजिट का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इकाई का अंक 0 या 5 में से कोई भी एक है तो वो नंबर 5 से परफेक्टली डिविजिबल है। ठीक है, अब 6 का देखिए। 6 का, चूंकि 6 एक प्राइम नंबर नहीं है ना, 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, 4 वैसे भी प्राइम नहीं था, लेकिन 6 का देखिए कितना आसान है। 6 का फैक्टर होता है 2 और 3। तो ऐसी कोई भी संख्या जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, ऐसी कोई भी संख्या जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जा रही है, आपने देख लिया, 2 से तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है, और 3 से ऐड करके देख लो। अगर आपको लग रहा है कि ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो जा रही है और 3 से भी डिवाइड हो जा रही है, तो डेफिनेटली वो संख्या 6 से भी डिवाइड हो ही जाएगी। इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बनी कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए अब एक उदाहरण से इसको देखते हैं, है ना, 6 की डिविजिबिलिटी को। ठीक है, ये हमने एक नंबर ले लिया और इसको चेक करते हैं कि 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट को हम अप्लाई करते हैं यहां पे। तो मैंने क्या बताया था पहले, 2 से, तो देखो 0 है इसके यूनिट प्लेस पे, 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। अब 3 से चेक करते हैं। तो 3 से मैंने क्या बोला था, सारे डिजिट्स का सम करो। तो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 और 1 15, और 15 और 3 18, और 18 और 0 कितना हो गया, 18 हो गया। तो 18 मतलब 1 + 8, और ये आ गया 9, और 9 तो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 6 से भी परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। चलिए हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं होता है कि नहीं होता है। 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया। अब जब 4 लाएंगे तो 4 तो छोटा है 6 से, तो एक 0 लगा लेंगे यहाँ पे, और पूरे 47 को, तो 6 × 7 = 42, 5 हो गया यहाँ पे, है ना, 7, तो 6 × 8 = 48, 3 हो गया, 6 × 5 = 30 और 3 × 6 = 35, है ना। तो कितना आ गया, 2 0 7 8 5 5। ये हमारा आ गया कोशेंट, और रिमाइंडर आ गया 0, है ना, रिमाइंडर 0 आ गया, शेषफल कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 6 से परफेक्टली डिविजिबल है ये। ठीक है ना, 6 का ये हो गया। अब 7 का देखते हैं। वैसे दोस्तों 7 का जो है ना, 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है तो, पर इतने काम का नहीं है। चलिए करके वैसे देख लेते हैं ना। 7 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें क्या करते हैं कि जो अंतिम संख्या है उसको 2 से गुणा करिए। कोई भी नंबर ले लीजिए, हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे चलिए 678 को समझना है हमें कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अंतिम संख्या लीजिए और इसको 2 से गुणा कर लीजिए, तो कितना हो गया, 8 × 2 ये हो गया 16। अब इसके अलावा जो नंबर बना, इस अंतिम डिजिट को छोड़ दीजिए, तो क्या नंबर बना, 67। अब 67 में से 16 को माइनस कर दीजिए, है ना, 67 में से 16 को माइनस कर दीजिए, तो यहां पे 1 और यहां पे 5, 51 आ गया। अब 51 आप 7 से चेक कर लीजिए कि है या नहीं है ना। तो 7 × 7 = 49 है ही नहीं, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ये एक हो गया। अब दूसरा एक उदाहरण लेके देख लेते हैं, है ना। चलिए थोड़ा बड़ा हमने ले लिया। अब यहां भी हमने यहां कुछ और ले लेते हैं, जैसे 5 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको चेक करते हैं 7 से है नहीं है। मैंने फिर से एक बार प्रोसेस आप समझिएगा। अंतिम डिजिट को लीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो जब आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 10। अब 10 को इसमें से, ये जो नंबर है ना, बाकी के डिजिट जो नंबर बना रहे हैं उनमें से 10 को सब्ट्रैक्ट करिए, तो 5261 बचेगा। अब कहोगे यार ये तो अभी भी इतना बड़ा है, तो क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट का फायदा। अब इसको चेक करें, कोई बात नहीं, एक बार फिर इसमें लगा दो, वही प्रोसेस फिर से रिपीट करिए जो आपने किया था। फिर से अंतिम डिजिट लीजिए और 2 से गुणा करिए, तो कितना आया, 1 × 2 ये हो गया 2। अब 2 को 526 में से सब्ट्रैक्ट करिए, आया 524। फिर कहोगे 4 से 3 डिजिट हुआ, तो एक बार और आप लगा दीजिए, इसको 4 ले लीजिए, 4 × 2 हो गया 8, और 52 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो बचेगा 44, है ना, और 7 × 6 = 42। तो नहीं हो रहा है 7 से। अब 44 को तो हम देख ही सकते हैं ना कि 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, उस काम आ सकता है, लेकिन इतना यूजफुल जब जल्दी में हम होते हैं ना पेपर में, तो ऐसे देखिए 3 बार कौन करेगा अभी,
तो इससे अच्छा होता है लोग जल्दी जल्दी 7 से करके चेक ही कर लेते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसलिए बहुत ज्यादा ये यूज नहीं किया जाता है लोगों द्वारा, बट फिर भी हम डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ रहे हैं तो हमने इसको आप लोगों से बताना जरूरी समझा। अब 8 से देखते हैं। 8 वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे 4 वाला था। 8 वाले को 4 वाले से रिलेट करिएगा। 4 वाले में हमने क्या किया था कि जो लास्ट 2 डिजिट जो नंबर बना रहे थे, लास्ट 2 डिजिट जो नंबर बना रहे थे, उस नंबर को हम सिर्फ 4 से चेक कर रहे थे वो डिविजिबल है या नहीं है। और अगर लास्ट 2 डिजिट द्वारा बनाया गया नंबर 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा था तो हम कह सकते थे कि पूरा नंबर 4 से विभाजित हो जाएगा। अब 8 वाले में क्या करना है, अंतिम 3 डिजिट को उठाना है। अच्छा, 4 वाले में एक और बात आपको बता दूं, अगर अंतिम 2 डिजिट 0 हो तो क्या करेंगे, तो डिविजिबल है। याद रखिएगा, किसी भी नंबर का अंतिम 2 डिजिट अगर 0 है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। अब 8 वाले में क्या होगा, नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 3 डिजिट, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 देन द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 8। किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनाए गए नंबर को अगर 8 से पूर्णतया विभाजित किया जा सकता है तो उस पूरी संख्या को 8 से विभाजित किया जा सकता है ना। एक उदाहरण लेके देखते हैं। ठीक है, ये हमने लिया। अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या बताया, अंतिम 3 अंकों द्वारा बनाए गए संख्या। अब अंतिम 3 अंक कौन सा है, 524। ये आप 8 से चेक करिए कि डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है ना। तो 8 छके 48 और 4 8 25 40, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, 4 रिमाइंडर आ रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। जैसे 4 वाले में था बिल्कुल वही पैटर्न। 4 वाले में अंतिम 2 अंकों द्वारा बनाई गई संख्या के जगह पे यहां पे क्या हो जाएगा, अंतिम 3 अंकों द्वारा बनाई गई संख्या। और ऐसे ही अगर अंतिम के 3 डिजिट 0 हैं, अगर अंतिम के 3 डिजिट 0 हो जाए तब आप क्या कहेंगे, तो वो संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब 9 वाला देखिए, 9 वाला भी महत्वपूर्ण है और बहुत काम आता है ना। तो जो प्रोसेस 3 का था ठीक वही प्रोसेस 9 का भी है ना, ठीक वही प्रोसेस 9 का भी है। 9 वाले में क्या करेंगे, सारे संख्याओं का सम करिए, संख्या कह रहा हूं, सारे अंकों का, सारे डिजिट्स का सम करिए। और अगर जो सम मिला वो 9 से डिविजिबल है तो पूर्ण संख्या 9 से डिविजिबल है। देखिए उदाहरण लेके देखते हैं। चलिए, ये हमें चेक करना है 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबको ऐड करिए, 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 8। अब देखिए 2 1 3 3 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 8 कितना होता है, 26। 26 26 9 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगी, है ना। अच्छा, एक और लगा दें आगे, एक और अगर इसी संख्या में हमने आगे लगा दिया तो देखिए 8 के आगे एक और जोड़ दीजिए, है ना। अब जोड़िए, 2 1 3 3 6 5 11, 11 7 18, 18 और 9 27, है ना। 27 में फिर ऐड कर दीजिए, 7 2 9। अब देखिए 9 से विभाजित हो सकती है, इसका मतलब इस पूरे नंबर को, इतने बड़े नंबर को अगर हम 9 से विभाजित करें तो ये पूर्णतया विभाजित होगी। तो देखिए 3 से मिलता जुलता है। 10 का आपको पता ही है कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 है, किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 है तो वो संख्या 10 से डिविजिबल है। ये बात एकदम क्लियर है, ठीक है ना। अब 11 का देख लेते हैं, 11 का भी महत्वपूर्ण है। 11 का आप देख लीजिए, 11 का भी महत्वपूर्ण है। 11 में क्या करते हैं, उदाहरण लेके ही समझते हैं 11 का। 11 में क्या करते हैं कि सम संख्या, सम स्थान पे मतलब इवन प्लेस पे और ऑड प्लेस पे जो नंबर है उनको ऐड करते हैं। यहां से स्टार्ट करो, ये 1 है ऑड, 1 के बाद 3 और 3 के बाद 5, इनको एक साथ ऐड करिए। जो पहले प्लेस पे इधर वंस पे, उस वहां से शुरू करिए। तो ये 1 नंबर पे है, 1 नंबर मतलब ऑड प्लेस, 1 नंबर पे जो है ये मतलब ऑड प्लेस पे है। देखिए इधर से शुरुआत करिएगा, इधर से मत करिएगा। शुरुआत हमेशा कहां से करेंगे, इस साइड से करेंगे, यूनिट प्लेस की तरफ से शुरुआत करेंगे। तो यूनिट प्लेस तो हमेशा ऑड नंबर है। यूनिट मतलब ये पहले नंबर पे और 1 होता है ऑड नंबर। तो ये वंस प्लेस
यानी ये ऑड प्लेस पे है, ऑड प्लेस पे। ऑड नंबर से मतलब नहीं है, आप ये गलती मत करिएगा कि ऑड नंबर इवन नंबर जोड़ दीजिएगा, नहीं नहीं, ऑड प्लेस पे जो नंबर है और इवन प्लेस पे जो नंबर है, तो जो पहले स्थान पे है वो तो ऑड प्लेस पे है, फिर तीसरा भी प्लेस जो होता है वो ऑड होता है, और फिर पांचवा प्लेस भी ऑड होता है। तो ऐड करिए 2 + 9 + 7 है ना, तो 11 और 7 हो गया 18, ये आ गया। अब इवन प्लेस वाला ऐड करिए, तो इवन मतलब दूसरे पे 8 है और चौथे पे 5 है, 8 5 कितना हो गया 13 है ना, 5 और 8 जब हमने ऐड किया तो 13 आ गया। अब देखिए इवन और ऑड का हमें सम मिल गया। अब क्या करेंगे, इवन और ऑड का डिफरेंस कर देंगे। डिफरेंस मतलब जो बड़ा है उसको, उसमें से छोटे वाले को घटा दो। अगर इसका सम बड़ा है तो इसको घटा दो, इसका सम बड़ा है तो इसमें से इसको घटा दो, आप किसी को भी घटा सकते, इसको कहते हैं डिफरेंस, है ना। तो डिफरेंस कर लो। अब बताओ 18 में से 13 5, अब बताओ क्या 5 11 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये पूरी संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। एक मिनट, अगर यहां पे 0 आ जाता तो मान लो ये 18 और ये भी 18, तब तो सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आ जाता। अगर सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आ जाए तो भी वो संख्या 11 से डिविजिबल है, मतलब 0 आ जाए तो भी है, और या तो 11 के मल्टीपल में आए, 11 आए, 22 आए, है ना, 33 आए, 44 आए, मतलब ऐसी संख्या है जो 11 से डिवाइड हो जाए, और या तो 0 आए। अगर ऐसा होता है तो ये संख्या क्या है, 11 से डिविजिबल है। 12 वाले में क्या होगा, 12 का फैक्टर 4 और 3, ऐसी संख्या जो 3 से भी डिवाइड हो जाएगी और 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, ऐसी संख्या जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाएगी, है ना, 3 और 4 दोनों से हो जाएगी, वो 12 से भी हो ही जाएगी। जैसे 6 वाला था, 6 वाले में आपको क्या बताया था कि जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगी वो 6 से डिवाइड होगी। ऐसे ही जो संख्या 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाएगी, 3 से भी, 3 वाली डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के देखिए 3 से हो गई। 4 वाली डिविजिबिलिटी टेस्ट, लास्ट 2 डिजिट, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट, तो अगर ये दोनों को फॉलो करती है, 3 से भी हो गई 4 से भी हो गई, तो नंबर 12 से होना ही होना है ना। चलो एक एग्जांपल इसका भी लेके देख लेते हैं। तो ये हो गया, चलिए इसको देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले 3 से देख लेते हैं, तो ऐड कर देते हैं 1 + 2 + 5 + 9 + 3 + 4 + 4, ये 3 वाली डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने लगाई है। 1 + 2 3 3 + 5 8 8 9 17 3 20 20 और 8 28 आ गया, है ना, 28 आ गया। अब देखिए 3 से डिविजिबल नहीं है, 28 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। जब 3 से हुआ ही नहीं तो 12 से क्या होगा, जब 3 से ही नहीं हुआ तो 12 से क्या होगा, तो यहीं पे हमको पता चल गया कि ये 12 से डिविजिबल है या नहीं है। देखिए 4 से हो रहा था, आप देखिए नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट, नंबर कौन सा बन रहा था अंतिम 2 डिजिट द्वारा, 44, और 44 4 से डिविजिबल है ना, 11 चौक 44, 4 से डिविजिबल है, लेकिन चूंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं था इसलिए 12 से डिविजिबल नहीं है। 12 से होने के लिए फिर से कंडीशन सुन लीजिए, 3 और 4 दोनों से होना जरूरी है, ठीक है ना, बात आपके समझ में आ रही है। तो मुझे लग रहा है तो ये सफिशिएंट है आज के लिए, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट सफिशिएंट है। और अगले जो वीडियो में होगा वो नंबर सिस्टम का मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा, जिसमें नंबर सिस्टम के बाकी के बचे हुए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस रेलवे के जो पूछे जा चुके हैं और जो पूछने की उम्मीद है आगे एग्जाम में, उनको हम करेंगे। तो बस आपसे अब एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करते रहिए, वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। और एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप क्वालिफाई करें और आप भी हमारा साथ दें और थोड़ा हौसला बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम आप लोगों के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और वीडियोज लेके आ सकें। नमस्कार।